हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीयूसीएस हब में। अगर स्टूडेंट्स आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या बीएससी प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके ऊपर वीडियोस लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो जाइए, आप चेक कर सकते हैं, आपको सारा कंटेंट कंटिन्यूअसली सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो उसी सीरीज में स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एलिफ कंडीशन के बारे में। हम पिछले लेक्चर में इफ कंडीशनल, हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम इफ कंडीशन के बाद जो एलिफ कंडीशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बेसिकली बात कर चुके हैं। हम सीख चुके हैं कि कोड के अंदर, बेसिकली प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से फ्लो को कंट्रोल करना है। मींस कोई कंडीशन, कोई डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। इफ स्टेटमेंट का यूज हम बेसिकली देख चुके हैं। आज हम एलिफ स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है एंड किस तरीके से ये वर्क करती है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिफ कीवर्ड, स्मॉल एलिफ जो कीवर्ड है, ये पाइथन का वे है एक बात कहने का। एलसिफ दूसरी लैंग्वेज में इसे एलसिफ कहा जाता है, बट पाइथन में इसके लिए एलिफ कीवर्ड है। सो इसका यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप सपोज आपके पास मीन्स बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बट आप चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, देन मैं एक कंडीशन दूसरी चेक करना चाहता हूं। तो उस केस में हम एलिफ का यूज करते हैं। मीन्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक कोड सेगमेंट है जिसके अंदर a इक्वल टू 33 एंड b इक्वल टू 33 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे चेक किया है इफ कंडीशन के अंदर b इज ग्रेटर देन a। नाउ यू कैन सी दिस स्टेटमेंट इज मींस दिस कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि इफ जो है नहीं चलेगा। प्रीवियस जो कंडीशन हो चुकी है, मींस इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो इस केस में इफ नहीं चलेगा, बट हम क्या चाहते हैं कि आगे कोई कंडीशन लगा पाएं जिससे कि हम चेक कर पाएं कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। सो इसके लिए हम इफ एलिफ जो स्टेटमेंट है उसका यूज करते हैं। तो एलिफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहेगा। इफ की जगह हम एलिफ रखेंगे एंड आगे अपनी कंडीशन रखेंगे एंड एक कोलन लगाएंगे। आफ्टर दैट इंडेंटेशन के अंदर ही सारा कोड जो हमारा रहेगा। सो एलिफ स्टेटमेंट के अंदर हमारा कंडीशन हमने जो लिखी है वो है a इक्वल टू बी। मीन्स a इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर a b दोनों इक्वल है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू होगा। यानी कि अगर सपोज इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन एलिफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। एंड अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है, उस केस में एलिफ वाला पार्ट जो है वो चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं होगा। सो अभी आगे इसको हम कोड के थ्रू भी बेसिकली समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि किस तरीके से एलिफ स्टेटमेंट है जो वो वर्क कैसे करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफ को कैसे लिख सकते हैं, हम इसका लिखने का तरीका क्या होता है। सो एलिफ को हम हमेशा इफ के बाद रखेंगे। इफ के बिना एलिफ नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इफ स्टेटमेंट से चेक करनी पड़ेगी कोई कंडीशन, एंड उसके बाद अगर सपोज इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन हमें कोई और कंडीशन चेक करनी है तो हम एलिफ का यूज करेंगे। मींस इफ के अलावा एलिफ का यूज नहीं होगा, इफ के बाद ही एलिफ का यूज होगा। ओके, सो इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद एलिफ में हमें कंडीशन रखनी है, कोलन लगाना है, एंड उसके बाद हम जो भी कोड उसके अंदर लिखेंगे वो एलिफ वाली कंडीशन के ट्रू होने पे रन होगा। ओके, सो व्हेन यू यूज एलिफ, पाइथन इवेल्युएट्स द कंडीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको हम बेसिकली प्रोसीजरल भी कहते हैं, टॉप से बॉटम तक आना। मीन्स अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरप्रेटर है वो इफ वाली कंडीशन को रन करके देखेगा। इफ वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है, देन वो इफ वाले स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा, नीचे आएगा। नीचे उसको एलिफ मिलेगा। एलिफ ब्लॉक के अंदर जो भी कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है देन वो रन होगी, अदरवाइज वो भी रन नहीं होगी। सो ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि हम इफ के बाद मल्टीपल
एलिफ का भी यूज कर सकते हैं। मीन्स एक इफ स्टेटमेंट के बाद हम दो या तीन या चार कितनी भी एलिफ स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, जिसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। सो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एग्जांपल है डे चेकर का। सपोज डे एक इंटीजर, उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक कर रहा हूँ इफ, मैंने पहले बताया था कि इफ के बाद ही एलिफ लगेंगे, इफ के बिना एलिफ नहीं लग सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ से चेक करेंगे, इफ डे इक्वल्स टू 1, या तो डे 1 है, अगर डे के अंदर वैल्यू जो है 1 है देन यहाँ पे मंडे प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज इफ की कंडीशन फॉल्स होती है देन जो इंटरप्रेटर है वो नीचे आएगा। एलिफ पे, एलिफ में क्या कंडीशन है हमारे पास, डे इक्वल्स टू 2। अब सपोज ये भी फॉल्स होती है क्योंकि डे के अंदर वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ओके ये भी फॉल्स होगी, तो ये भी स्टेटमेंट जो है रन नहीं होगी। उसके बाद मल्टीपल एलिफ मींस एक के बाद दूसरा एलिफ भी हमने यूज किया है। दूसरे एलिफ के अंदर आप देख सकते हैं कि डे इक्वल्स टू 3। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद जो मेरी कंडीशन है ये ट्रू हो रही है। डे की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 3 मीन्स ट्रू रिटर्न होगा, तो एलिफ ट्रू। तो ट्रू वाले केस में जो हमारा प्रिंट वेडनेसडे है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, एंड देन ये स्टेटमेंट रन होगी। सो हमारे पास जो हमें आउटपुट दिखेगा वो वेडनेसडे हमें प्रिंट दिखेगा। ओके, इसके बाद वाले तो क्वेश्चन है क्या इसके बाद अगेन ये चेक करेगा, नहीं। सो जहां भी इसे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मीन्स जहां पे भी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ वाली, एलिफ वाली, सेकंड एलिफ वाली, थर्ड एलिफ वाली, जहां पे भी कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है वहां तक ही ये चेक करेगा। जहां पे ट्रू हो जाती है वहां पे स्टेटमेंट जो भी कोड ब्लॉक उसके अंदर है वो चलेगा, एंड आफ्टर दैट 4 5 6 7 के लिए ये चेक ही नहीं करेगा। सो ये बेसिकली इसका एलिफ स्टेटमेंट का चक्कर होता है कि ये इफ से शुरू करेगा एंड जहां तक स्टेटमेंट फॉल्स आती है वहां तक रन करेगा, जहां भी ट्रू आई उसे रन करेगा, एंड देन जो आप है इस स्टेटमेंट्स के चक्कर से बाहर आ जाओगे, आगे की कोई भी चीज यहाँ पे रन नहीं होगी। मींस अगर इफ चलता है तो इफ ही रन होगा, एलिफ कोई नहीं चलेगा। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से कोई भी एलिफ नहीं चलता है, मान लो 7 पे आके रन होता है तो 7 वाला संडे प्रिंट हो जाएगा, ऊपर से कोई भी चीज नहीं चलेगी। ओके, सो होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। एंड इसी चीज को अब हम बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज आप चेक कर रहे हैं एज। सपोज आपने किसी यूजर से एज ली, एंड एज, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर इनपुट लेता हूँ, तो एज बेसिकली मेरी इंटीजर टाइप की हो सकती है। एंड इनपुट एंड एंटर एज। आफ्टर दिस मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ एज, इफ स्टेटमेंट का यूज करके मैं देख रहा हूं अगर इफ ग्रेटर देन है 18 से, सॉरी 18 से, 18 से ग्रेटर है, तो मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, यस, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, ये मैंने बेसिकली प्रिंट कराया। अब मैं चाह रहा हूं कि सपोज अगर एज जो है किसी की 18 से लेस है, तो उस केस में मैं क्या, यानी कि अगर एज किसी की 18 से नीचे है, 17 है, 16 है, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो उसके लिए मैं कुछ और प्रिंट कराऊंगा। देखते हैं, लेस देन 18, अगर एज जो है 18 से कम है देन हम प्रिंट कराते हैं नोट एलिजिबल। शायद स्पेलिंग गलत होगी। ओके, अब ठीक है। ओके, सो इसको रन करके देखते हैं।
F5 प्रेस करता हूँ एंड इसको lecture8.py याद रखना आपको हमेशा। ओके, सो हमारे पास इसने प्रॉम्प्ट किया एंटर एज। एज सपोज मैं एंटर करता हूँ 45। आप देखेंगे कि एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब सपोज अगेन रन करते हैं इसको। अब सपोज मैं 17 रन एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे आया है नॉट एलिजिबल। यहाँ पे जब हमने एज के अंदर 17 डाला, मींस फर्स्ट केस में हमने 45 डाला, तो इफ इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता हुआ कहाँ पे आया? इफ पे आया, क्योंकि टॉप टू बॉटम रीड करता है। ओके, फर्स्टली इसको रीड किया तो इनपुट लिया हमसे, एंड देन इस इफ वाली स्टेटमेंट को रीड करेगा। तो हमने 45 डाला तो 45 इज ग्रेटर देन 18, ये ट्रू हो गई। एंड जब ये ट्रू हो गई तो ये वाली चीज रन होगी। आगे वो एलिफ को चेक ही नहीं करेगा, एलिफ को चेक ही नहीं करेगा। ओके, सेकंड केस में जब हमने एज एंटर की 17, 17 के लिए ये तो फॉल्स हो गई, मीन्स ये रन नहीं होगी। एंड एलिफ वाली स्टेटमेंट में ये कंडीशन ट्रू हुई, इसलिए ये चीज जो है रन हुई। सो ये चीज आपको समझ में आएगी। इसके अलावा हम एक और एलिफ भी लगा सकते हैं। एलिफ एज इक्वल टू 18। ओके, कोलन लगाना नहीं भूलेंगे। ओके, एज अगर 18 है, ओके, एज अगर 18 है तो हम प्रिंट करेंगे यस यू आर एलिजिबल। ये मैसेज मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, सो इसको फिर से रन करेंगे एंड एंटर मैं करता हूँ एज, एंड सपोज इस टाइम मैं 18 एग्जैक्ट डालता हूँ। सो यहाँ पे यस यू आर एलिजिबल, मीन्स ये 18 जब डाला तो ये कंडीशन इफ भी फॉल्स हुई, सेकेंडली ये एलिफ भी फॉल्स हुई, एंड ये कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पे आने के बाद ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये मैसेज प्रिंट हो गया। ओके, सो आई होप सो आपको एलिफ का जो चक्कर है वो समझ में आया होगा। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप इफ के बाद ही एलिफ लगा सकते हैं, है ना। एंड एलिफ जो लिखेंगे वो इसके इंडेंट में लिखेंगे, जहां से आपने इफ लिख रखा है उसी की सीध में लिखना है जितने भी एलिफ लिखेंगे। ओके, एंड इसके बाद हम बात करेंगे एल्स स्टेटमेंट की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे एल्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट, इफ एलिफ एंड देन एल्स। एल्स स्टेटमेंट जो होती है, अगर ऊपर वाली जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी है इफ या एलिफ की, सभी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है, उनमें से कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होती है, उस केस में हम एल्स लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एल्स कब लगाते हैं? जब ऊपर वाली कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है, देन एल्स में जो भी कोड होगा वो आपका रन होगा। ओके, ओके, यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को कमेंट आउट करता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट आपको याद होंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल लेता हूँ। ए ए इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके, देन हमें बेसिकली चेक ये करना है कि जो हम नंबर ले रहे हैं वो लाइक ओड है या इवन है। ओके, सिंपल रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि वो ओड है या इवन है। सो मैं इफ कंडीशन का यूज करूंगा। फर्स्ट फर्स्ट किसका यूज करूंगा? इफ का। सो इफ में मुझे क्या, यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा? लॉजिक स्टूडेंट, इवन नंबर का लॉजिक ये होता है कि हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं एंड रिमाइंडर 0 बचता है, देन द नंबर इज इवन। सो हम ए को 2 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था रिमाइंडर के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज
मॉडुलस ऑपरेटर जिसको हम परसेंट से डिनोट करते हैं, एंड ए परसेंट टू यानी कि ए को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा। ओके, सो ए परसेंट टू दिस थिंग, ये रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर जीरो के इक्वल हुआ यानी दिस थिंग इज इक्वल्स टू जीरो, देन हम क्या करेंगे, सेमीकोलन नहीं भूलेंगे, सॉरी सेमीकोलन नहीं, कोलन। ओके, कोलन नहीं लगाना भूलेंगे। इफ, एलिफ, एल्स, तीनों के बाद क्या लगेगा, कोलन जरूर लगेगा। ओके, सो इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने ये कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है देन हम प्रिंट कर देंगे यस गिवन नंबर इज इवन। ओके, सो ये मैंने कुछ मैसेज प्रिंट कर दिया। अब हो सकता है कि ये नंबर या तो इवन होगा या ओड होगा, है ना, या तो इवन होगा या ओड होगा। तो हमें अब ओड कोई कंडीशन मतलब चेक करनी ही नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं एल्स। ओके, इफ के डायरेक्ट बाद हम एल्स लगा देते हैं, एल्स के बाद भी मैंने एक कॉलन लगाया। ओके, सो इसके अंदर एल्स के बाद आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि इफ एलिफ के बाद कंडीशन आती है, एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं आती। क्यों? क्योंकि एल्स उस कंडीशन में चलता है जब ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो चुकी हों। ऊपर की कोई भी इफ एलिफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है देन एल्स नहीं चलेगा, देन वही चलेगी जो ट्रू हुई है ना। बट जब कोई भी ट्रू नहीं होता देन हमारा एल्स वाला पार्ट चलता है। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नंबर इज ओड, सॉरी ओड। ओके, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक्स मेरे से होती है, सो उसको माइंड मत करना। ओके, सो इस कोड को बेसिकली हम रन करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कोड कुछ लिख दिया है, इसको रन करते हैं। F5 प्रेस करता हूँ एंड नंबर मैं कोई एंटर करता हूँ एंड हमारे पास जो आउटपुट आता है दैट इज नंबर इज ओड, ये प्रिंट होके हमारे पास स्क्रीन पे आता है। हुआ क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हुई है, ये पार्ट नहीं चलेगा। अब ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन है, एक है, दो है, चाहे 100 है, सारी कंडीशन जब फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट चलता है। अभी फिलहाल ऊपर एक ही इफ है तो यहाँ पे डायरेक्ट एल्स चलेगा, एल्स चलेगा ही। अगर ऊपर वाली एल्स के लिए कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, एल्स चलेगा ही। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो एल्स हर हालत में चलेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, एक और एग्जांपल कोई देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर नाम का एक वेरिएबल लिया है जो कि एक इंटीजर वेरिएबल होने वाला है, एंड यहाँ पे हमने तीन स्टेटमेंट्स लगाई हैं, इफ, देन एलिफ, देन एल्स। ओके, तो यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या कंडीशन चेक कर रही है कि टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 30 हो। अगर टेम्परेचर सपोज 30 से बड़ा कोई भी नंबर हुआ, ओके, 30 से बड़ा कोई भी नंबर हुआ, देन ये इफ स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगी एंड ये रन होगी तो इट्स हॉट प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर वो 20 से 30 के बिटवीन कोई हुआ यानी कि वो 21 से 30 तक कुछ भी हुआ, देन हमारे पास जो है वो ये स्टेटमेंट रन होगी। ओके, फर्स्ट वाली तो फॉल्स हो जाएगी, फर्स्ट वाली तो अगर 30 भी हुआ एग्जैक्ट तो भी फॉल्स हो जाएगी। वो फॉल्स हो गई तो इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा, इसे चेक करेगा। अगर सपोज वो 20 से बड़ी हुई एंड 30 तक हुई, ओके, 30 के इक्वल भी हुई, तो ये जो स्टेटमेंट है एलिफ वो रन होगी एंड इट्स वॉर्म जो है हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा। ओके, आफ्टर दिस लास्ट में जो एल्स वाला पार्ट है वो कब चलेगा, जब ऊपर वाली इफ एलिफ में से कोई भी जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है, कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होती है, तो हमारा एल्स जो है वो डेफिनेटली रन होगा। ओके, अदरवाइज अगर ऊपर से कोई भी ट्रू हो जाती है देन एल्स का कोई काम नहीं है। ओके, सो इसको रन करके देखते हैं। अ, हमने टेम्परेचर सपोज फर्स्ट टाइम हम 35 एंटर करते हैं एंड सो हमारे पास आया इट्स हॉट। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जैसे ही ये चीज डाली, सो 35 इज ग्रेटर देन 30, सो इफ ये वाली कंडीशन चली एंड ये वाली नहीं चली। अब आप कहोगे भाई कि वो 35 तो 20 से भी ग्रेटर देन है तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है तो एलिफ क्यों नहीं चला। भैया एलिफ
इफ एलिफ एल्स, ये तीनों जितनी भी लंबी आपकी चेन होगी ना इफ एलिफ एल्स की, उसमें से कोई एक ही चलेगी, जो सबसे पहले ट्रू हो जाएगी वो चलेगी। अब ट्रू तो ये भी थी, सही बात है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रू हो गई, इफ जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई, देन ये इफ जो है रन हो जाएगी, आगे की कोई भी स्टेटमेंट चेक ही नहीं होगी। ओके, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस चीज को एक बार और रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टेम्परेचर सपोज एंटर करता हूँ 25। 25 के लिए आप देखेंगे कि ये इट्स वार्म प्रिंट हुआ है, कारण क्या है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है एंड ये ट्रू हो गई है ना, ये ट्रू हो गई। अब सपोज मैं यहाँ पे एक बार और रन करते हैं इसको एंड सपोज 5 डालता हूँ मैं। ओके, 5 इट्स कूल मीन्स क्या है, अब जो है ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, एंड ये वाली जो कंडीशन है कब चलेगी, एल्स कब चलेगा, जब ऊपर वाली सारी फॉल्स हो जाएंगी तब एल्स चलेगा, इसलिए यहाँ पे इट्स कूल प्रिंट हुआ है। ओके, आई होप सो इफ एलिफ एल्स जो है वो आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको फिर से समझाता हूँ। इफ कंडीशन जो है वो फर्स्टली हमें जो कंडीशन चेक करनी है उसके लिए इफ यूज करेंगे, उसके बाद जितनी भी करनी है उनके लिए एलिफ चेक करेंगे, एंड लास्ट में ऐसी कंडीशन ऐसा हो जाए कि हमारे पास ऊपर वाली कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, मीन्स सारी ही कंडीशन फॉल्स हो, कोई भी ट्रू ना हो, उस केस में एल्स हमारा रन होगा। ओके, सो आई होप सो इफ एलिफ एल्स आपको क्लियर है, एंड आपको एक बात याद रखना है, फर्स्ट में इफ रखना है एंड लास्ट में एल्स रखना है, इसके बीच में आप कितने भी मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, लाइक एल्स के बाद दोबारा मैं एलिफ जो है नहीं लिख सकता। यहाँ पे अगर मैं एलिफ लिखूंगा एंड उसके अंदर सपोज कोई कंडीशन दूंगा, देन तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आया है। एरर क्यों आया है, कारण यही है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिफ है वो रेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरर है कुछ। एरर यही है कि आप एल्स के बाद एलिफ नहीं लिख सकते, आप इसी चीज को अगर अंदर लिखेंगे देन कोई दिक्कत नहीं है, एल्स से पहले लिखेंगे देन कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो भी इनका कोड होगा वो इनके इंडेंटेशन के अंदर होगा, एंड जो इफ एलिफ एल्स है वो एक सीध में रहेंगे। ओके, वो एलिफ इसके अंदर नहीं जाएगा। आपको अगर यहाँ पे एलिफ लिखना है तो आप यहाँ से एंटर करके एक बैक स्पेस दबा के पीछे आओगे, देन यहाँ पे आपको एलिफ लिखना है। ओके, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड एक और इसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे जो कि मल्टीपल इफ एलिफ एल्स पे बेस्ड होगा। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड इसमें हमने इफ एलिफ एल्स के बारे में बातें की हैं। आने वाले लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का कैसे यूज कर सकते हैं हम कंडीशंस के अंदर, उस बारे में बातचीत करेंगे, सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड कैसे इनको यूज करना है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।